हाँ तो बच्चों नमस्ते। आज फिर हम हाजिर हैं ऑनलाइन कक्षाओं की एक अपनी अगली सीरीज़ लेकर, जिसमें आज मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 10 को। और जैसा कि मैंने कहा था अपनी पहली वीडियो में कि हम अपना पहला जो पाठ लेंगे वो लेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो बच्चों किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले मैं इस पाठ के शाब्दिक अर्थ के विषय में आपसे बात करना चाहूँगी कि भारत में राष्ट्रवाद क्या था, कैसे था और राष्ट्रवाद क्या है, इसको समझाना भी मैं समझती हूँ आवश्यक है। भारत तो जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, भारत एक नाउन है, एक संज्ञा है। आपको ये इस बात का तो ज्ञान है ही है, आभास है। और राष्ट्रवाद बच्चों जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और राष्ट्रवाद अंग्रेजी शब्द नेशनलिज्म से बना है। अब आप ये कहेंगे, अरे अरे मैडम ये क्या, आप तो हमें अंग्रेजी व्याकरण और हिंदी व्याकरण की कक्षा ले रही हैं क्या? तो मैं कहूँगी नहीं, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की ही कक्षा है। परंतु बच्चों आपको इस शब्द से परिचित होना बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद कहीं कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप जाकर मिल सकते हैं, या कोई खड़ा हुआ सामान या इमारत नहीं है जिसको आप जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रवाद वास्तविकता में बस एक भाव है जो नागरिकों के मन मंदिर के अंदर बसता है। अब राष्ट्रवाद की बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की। राष्ट्रवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ यह है कि जब एक जन सामान्य यानी कि बहुत सारे लोग, एक जन समूह एक समान संस्कृति, समान इतिहास, समान संस्कार, समान जातीयता, समान आर्थिक व्यवस्थाओं को साझा करता है, तब उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और बच्चों एक बात यहाँ पर और मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी भूभाग को एक राष्ट्र बनने के लिए 4 चीज़ें अत्यंत आवश्यक हैं। और वो 4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी क्या क्या होते हैं। जनसंख्या पहला, दूसरा होता है भूभाग, तीसरा होता है सरकार और चौथी होती है संप्रभुता। तो अब आपका ये सवाल होगा बच्चों कि मैडम हमारा भारत तो सन 1947 से भी पहले हमारे भारत के पास क्या था? जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था बच्चों, और हमारी अंतरिम सरकार भी थी। लेकिन हमारा भारत क्या था? राष्ट्र नहीं था। तो राष्ट्रवाद वहाँ पे इसी वजह से बच्चों जन्म लिया कि हमें हमारे भारत को क्या कराना है? स्वतंत्र कराना है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति का हमें रक्षण करना है, उसके समान इतिहास और परंपराओं का रक्षण करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जो भारत ऐसा देश था जहाँ छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, बहुत छोटी छोटी रियासतें थी भारत में। और एक मुगलों ने कार्य किया था भारत को एक यूनाइट करने का। उसके बाद 18वीं शताब्दी आते आते मुगलों की शक्तियाँ बच्चों क्षीण होने लगी और आगमन हुआ अंग्रेजी शक्तियों का। और उन अंग्रेजी शक्तियों का आगमन कब हुआ? दिसंबर 1600 ईस्वी में। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, मुझे उम्मीद है शायद आपको दिख रहा हो। दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ। और उस आगमन के बाद अंग्रेजों ने भारत में पहले तो वो व्यापार करने आए थे। व्यापार मुझे लगता है आप सभी समझते होंगे, बिजनेस करने आए थे। परंतु उसके बाद वो बिजनेस करने वाले नहीं रहे, वो भारत के आका सिरमौर बन गए, भारत पर शासन करने लगे। फिर उसके बाद जब उन्होंने 200-300 साल तक शासन कर लिया और अंग्रेज जब आए थे भारत में, तो वो किस रूप में आए थे ये भी मैं आपको बता दूं। वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EEC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेजों ने भारत में आगमन किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों? अंग्रेजों ने भारत में शासन करने की बजाय भारत का शोषण करना शुरू कर दिया। और शासन और शोषण में एक बहुत बड़ा अंतर है बच्चों। जब व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं तो वो अराजकता की तरफ बढ़ जाती हैं। और यही गलती की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने अराजकता और शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन से भारतीयों को इतना त्रस्त कर दिया कि सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, परंतु फिर से उसका छोटा सा परिचय दे देती हूँ कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था हमारा,
उसे हम एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। इसकी डिटेलिंग हम एक अलग वीडियो में करेंगे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया और भारत डायरेक्ट महारानी के अंदर आ गया। सीधे ब्रिटेन सरकार भारत में शासन करने लगी। फिर उसके बाद आया समय 1915 भारत के लिए क्रांतिकारी वर्ष था, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इसके बारे में आप सभी परिचित हैं, और वो हमारे देश के राष्ट्रपिता भी बने। उन्होंने बच्चों हमारे देश में सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा उनके एक नए तरीके थे जिससे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। और विरोध का पहला मुख्य कारण जो बना था वो 1919 का रोलैक्ट एक्ट बना था। अब रोलैक्ट एक्ट के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, पंडित नेहरू ने उसके बारे में ये कहा है, न अपील, न वकील, न दलील, यानी कि आप कोई भी अपील नहीं कर सकते उसके खिलाफ, कोई भी दलील नहीं दे सकते और कोई भी वकील नहीं ले सकते। और राजनीतिक बंदियों को ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था वो 2 वर्ष के लिए उन्हें कैद कर सकती थी बिना मुकदमा चलाए, जो कि एक बहुत बड़ा शोषण था। इसी रोलैक्ट एक्ट के विरोध हुआ, जिसका नतीजा हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे जनरल डायर ने जिसका आदेश बच्चों जनरल डायर ने दिया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। रोलैक्ट एक्ट का विरोध भी बहुत ज़रूरी था। महात्मा गांधी भी रोलैक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे और महात्मा गांधी को उस समय जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया असहयोग आंदोलन का। असहयोग का अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ है सहयोग ना करने का आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि उन्होंने भारतीयों को ये आह्वान किया कि आप अंग्रेजों का सहयोग मत करिए। उन्होंने भारतीय जनता को ये आह्वान दिया। परंतु बच्चों कि एक कांड हो गया जिसे हम कहते हैं 22 फरवरी को 1922 में एक हत्याकांड हुआ, जिसमें लोगों ने एक पुलिस चौकी में, चौरी चौरा नामक स्थान में एक पुलिस चौकी में एक अंग्रेज ऑफिसर और 21 भारतीय पुलिस कर्मियों को फूंक दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी बहुत नाराज हुए और उन्होंने 1922 में ये आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद बच्चों बात करते हैं 1930 में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 1930 में गांधी जी ने आह्वान किया पूरे देश की जनता को, कहेगा सविनय अवज्ञा, यानी कि विनय के साथ अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है बात ना मानना, यानी कि विनय पूर्वक आप अंग्रेजों की बात मत मानिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान हुआ। ये नमक के विरोध में इन्होंने लाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद एक और आंदोलन हुआ था 1942 में, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो बच्चों इस पूरे पाठ में हम इतने ही कंटेंट पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, हम इतने कंटेंट पढ़ेंगे और इन सारे कंटेंट्स पे मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और अब बात करते हैं कि इस महामारी के काल में लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक और निवेदन है मेरा कि बच्चों प्लीज़ खाना मत बर्बाद करिए, प्रकृति वैसे भी हम लोगों से बहुत नाराज़ है। नमस्कार, मिलते हैं अपनी आगे की वीडियो में।